Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 19th of June 2023. तो गाइज आज है तारीख 19 जून 2023 और है मंडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोग को मैप में जाकर देखना है तोंगा को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2020 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, इंडिया में एक टर्म है पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया जाता है। ऑप्शन ए डिजिटल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑप्शन बी फूड सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑप्शन सी हेल्थ केयर एंड एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, या फिर ऑप्शन डी टेलीकम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है, एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूं। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहां से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहां पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो दोस्तों पिछले कुछ दिनों में कहीं ना कहीं आपने इस आर्टिकल के बारे में ज़रूर से पढ़ा होगा, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ आर्टिकल्स जो हैं इसके बारे में पब्लिश हुए हैं। यहाँ पर आपको जानने को मिलेगा भारत के सबसे बड़े नेचुरल आर्क के बारे में। इस पर्टिकुलर आर्टिकल को हम लोग जीएस पेपर नंबर 1 ज्योग्राफी वाले सेक्शन के साथ में लिंक कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इंडियन एक्सप्रेस ने भी यहाँ पर इस आर्टिकल को काफ़ी डिटेल से कवर किया है। हुआ क्या एग्जैक्टली, तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अभी बात की है कि ओडिशा में देखो जो एक नेचुरल आर्क पाया गया है जो कि बहुत ज़्यादा पुराना है। कितना पुराना है, लगभग यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है 184 मिलियन ईयर्स पहले यहाँ पर ये जो आर्क है ये बना था। तो इतना पुराना ये आर्क देखने को मिलेगा, तो इसको एक जियो हेरिटेज टैग दिया जाए। इस प्रकार की यहाँ पर जो डिमांड है वो की जा रही है, जिस वजह से ये न्यूज़ में है। अगर आप यहाँ पे इस पिक्चर को देखोगे तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर ये आर्क बना हुआ है। दूसरी चीज़, मैंने यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया है नेचुरल मतलब प्राकृतिक तौर पर यहाँ पर ये जो आर्क है, आर्क क्या होता है, इस प्रकार से यहाँ पर आर्क हम कहते हैं। ये आर्क आप देख पा रहे होंगे इसी प्रकार से बना हुआ है, इतना ज़्यादा पुराना और नेचुरली बना हुआ है। और ओडिशा में स्पेशली कहाँ पर है, तो जो हमारा सुंदरगढ़ फॉरेस्ट डिवीज़न है वहाँ पर ये देखने को मिलेगा, ये बात ध्यान में रखनी है। और एक चीज़ और, इस फॉरेस्ट डिवीज़न के अंदर भी जो कनिका रेंज है, आपसे क्वेश्चन बन सकता है कनिका रेंज रिसेंटली न्यूज़ में है, कहाँ पर है, तो वो एग्जैक्टली ओडिशा में है। तो वहीं पर एग्जैक्ट आपको ये जो आर्क है वो देखने को मिलेगा, जो कि अभी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में आ चुका है। तो आओ एक एक करके सारे पॉइंट्स को समझेंगे। हुआ क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है। कॉन्टेक्स्ट यह है कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की एक टीम ने हाल ही में यहाँ पर ये इंडिया के सबसे बड़े नेचुरल आर्क की डिस्कवरी की है। और डिस्कवरी करने के दौरान इन्होंने डिमांड की है कि इस पर्टिकुलर आर्क को जो जियो हेरिटेज टैग है वो दे दिया जाए। ठीक है, इसकी मांग उठ रही है, देखते हैं आगे कैसे दिया जाएगा। अगर जियो हेरिटेज टैग इस आर्क को मिल जाता है तो कह सकते हो ये हमारे पूरे देश का, ध्यान से सुनना, पूरे देश का ये सबसे बड़ा नेचुरल आर्क होने वाला है जिसको जियो हेरिटेज टैग मिलेगा। यानी इससे पहले भी हमारे पास में कुछ आर्क हैं, बिल्कुल इस प्रकार के जो आर्क्स हैं वो पहले भी पाए गए हैं, आपको पता होना चाहिए। जैसे कि एक है तिरुमला हिल्स के अंदर में, तिरुमला हिल्स तिरुपति में, दूसरा है अंडमान निकोबार आइलैंड में। ठीक है, तो ये दो जगह पर ऑलरेडी हमारे पास में आर्क्स प्रेजेंट हैं, लेकिन वो दोनों आर्क्स भी इतने बड़े साइज़ के नहीं हैं जितने बड़े साइज़ का अभी रिसेंटली यहाँ पर ये ओडिशा के अंदर डिस्कवर किया गया है। और स्पेशली ओडिशा के अंदर में जो सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट है वहाँ की हम बात कर रहे हैं, वहीं पर यह आर्क आपको देखने को मिलेगा। नाउ अब आपसे सवाल पूछा जा सकता है इंडिया के सबसे बड़े नेचुरल आर्क के बारे में। वनडे एग्जामिनेशन में तो डायरेक्टली पूछा जाएगा इंडिया का सबसे बड़ा नेचुरल आर्क कहाँ पर है, वो है सुंदरगढ़ के अंदर में। और नाम पूछ लिया जाए तो अभी कोई स्पेशल नाम नहीं है, बट यहाँ पर आप कह सकते हो सुंदरगढ़ नेचुरल आर्क इसको बोला जा रहा है। ये जो पूरा आर्क है ना, ये कौन से स्टोन से बना हुआ है, ये फेरेगेनस सैंड स्टोन से बना हुआ है। इसका जो अपर फॉर्मेशन है, ऊपर का फॉर्मेशन जो देख रहे हो ना,
ये फेरेगिनस सैंडस्टोन से बना हुआ है। अब फेरेगिनस सैंडस्टोन क्या होता है, मैं आपको एग्जैक्ट पिक्चर दिखाता हूँ। इस प्रकार का यहाँ पर ये स्टोन होता है, थोड़ा सा लाल कलर का दिख रहा होगा, क्यों? क्योंकि इस सैंडस्टोन के अंदर में क्या होता है, आयरन ऑक्साइड होता है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें हैं जहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये फेरेगिनस स्टोन आपको देखने को मिलेगा। इस सैंडस्टोन में आपसे पूछा जा सकता है यहाँ पर ये रेडिश क्यों है, क्योंकि आयरन ऑक्साइड यहाँ पर इसके अंदर प्रेजेंट होता है। सिंपल, आगे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन, ये आर्क कब बना था? बोला जा रहा है नेचुरली ये फॉर्म हुआ था और आज से लगभग 184 से लेकर 160 मिलियन ईयर्स पहले फॉर्म हुआ था। यानी जो जुरासिक एज चल रहा था ना, जुरासिक पीरियड आपको पता होगा, डायनासोर का जो समय चल रहा था, डायनासोर उसी पीरियड में एक्सटिंक्ट भी हो गए थे। मैं आपको थोड़ा सा ये जियोलॉजिकल स्केल वाला डेटा दिखाता हूँ। आपने ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल तो पक्का पढ़ा होगा, ठीक है। ये मैं पीडीएफ के अंदर ये वाला पिक्चर दे दूंगा, वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना। एक अच्छा पिक्चर है यहाँ पे ये वाला। तो जो अर्थ का फॉर्मेशन है कब हुआ था, हमारी पृथ्वी कब बनी थी? पृथ्वी बनी थी लगभग आज से 4600 मिलियन ईयर्स पहले। उसके बाद अलग अलग प्रकार के यहाँ पर बैक्टीरिया, एल्गाई यहाँ पर जन्म लेते रह गए। आगे यहाँ पर ये जो इनका टाइम पीरियड है वो आता चला गया। इस प्रकार से नए नए जो एराज हैं ना वो आने शुरू हो गए। अब एरास कौन कौन सा है? आपने 3 एरास के बारे में हमेशा सुना होगा। एक का नाम है पेलियोजोइक, दूसरे का नाम है मीसोजोइक और तीसरे का नाम है सेनोजोइक, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बात करें स्पेशली जुरासिक पीरियड की, तो जुरासिक पीरियड जो है ना वो मीसोजोइक एरा के अंदर में आता है। पीरियड जुरासिक है लेकिन एरा कौन सा है? वो एरा है मेसोजोइक। मेसोजोइक में बेसिकली 3 पीरियड्स आए थे। लगभग 201 मिलियन साल पहले ट्राइसिक पीरियड था। उस समय पर जो हमारे फर्स्ट डायनासोर थे, मैमल्स थे, फ्लाइंग रेप्टाइल्स थे, ये सब खत्म हो गए थे, इनका एक्सटिंक्शन हो गया था। फिर उसके बाद में 145 मिलियन साल पहले यहाँ पर ये जुरासिक पीरियड की बात की जा रही है, ठीक है। ये जुरासिक पीरियड था। यहाँ पर भी जो डायनासोर्स थे, अलग अलग बड़े बड़े साइज़ के, छोटे साइज़ के जो डायनासोर्स थे वो यहाँ पर ख़त्म हुए थे, उनका मास एक्सटिंक्शन हुआ था। जुरासिक के बाद क्रेटेशियस पीरियड आया था, ये भी आपने देखा होगा। मैंने आपको पहले भी इसके बारे में कई बार बता रखा है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। ये जो हमारा जो पीरियड है ना, इसको हम लोग एज ऑफ रेप्टाइल्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के समय पर यहाँ पर ये जो आर्क है ये बनकर आया था और इसका नेचुरली फॉर्मेशन बेसिकली हुआ था। प्लस अगर आप इस आर्क को देखो तो यहाँ पर ये ओवल शेप में है। इसका एक स्पेशल फीचर यह है कि ये ऐसे करके यहाँ पर ओवल शेप में थोड़ा सा दिखाई पड़ रहा होगा। इसकी जो लेंथ है वो लगभग 30 मीटर्स के आसपास है बेस की साइड में, यानी कि जो इसका निचला हिस्सा है। और ऊपर की साइड में आप देखोगे तो 12 मीटर्स के आसपास की लेंथ इसकी देखने को मिलेगी। उसके अलावा जो इसकी मैक्सिमम हाइट है इस पर्टिकुलर आर्क की, वो है यहाँ पर 7 मीटर्स हाइट। और अगर हम हाइट और विड्थ दोनों की बात करेंगे तो 7 मीटर्स एंड 15 मीटर्स, 7 मीटर्स और 15 मीटर्स इसकी हाइट और विड्थ भी देखने को मिल जाती है। अब बात की गई है कि इसको जियो हेरिटेज साइट जो है डिक्लेयर कर दिया जाए, इसका टैग दे दिया जाए। तो यहीं पे एक और सवाल आता है कि सर ये जियो हेरिटेज साइट्स होती क्या हैं? पहले हम इसको समझ लेते हैं। देखो, जियो हेरिटेज साइट्स वो जगह होती हैं जो कि थोड़ी रेयर होती हैं, बहुत मुश्किल से पाई जाती हैं। उनके अपने आप में यूनिक फीचर्स होते हैं, जैसे कि ये जो पर्टिकुलर एरिया इसके अपने आप में अद्भुत फीचर्स हैं, जैसे कि इतने साल पहले यहाँ पर इसका फॉर्मेशन हुआ है ना। तो इसमें ना हमारे कोई चट्टान भी हो सकती है, रॉक भी हो सकता है, कोई गुफा मिल सकती है, तो उस गुफा को भी जियो हेरिटेज साइट्स का करार दिया जा सकता है। तो कोई केव हो गया, नेचुरल रॉक हो गया, स्कल्पचर हो गया, है ना, तो इनको जियो हेरिटेज साइट्स का टैग हम लोग दे देते हैं। ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। सवाल यह है कि इस टैग को देता कौन है? तो वो उसके लिए एक बॉडी है, स्पेशली जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिक्लेयर करता है जियो हेरिटेज साइट्स को, नेशनल जियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स को, ताकि यहाँ पर उनकी प्रोटेक्शन और मेंटेनेंस की जा सके। क्योंकि इसको एक बार ये टैग मिल गया तो इसकी सुरक्षा की जाएगी, इस पर्टिकुलर आर्क की, इसकी प्रोटेक्शन भी होगी, प्लस इसका प्रॉपर मेंटेनेंस भी हमेशा रहेगा, ठीक है। प्लस इसकी प्रोटेक्शन के लिए क्या होगा कि जिस भी स्टेट के अंदर ये प्रेजेंट होगा, जैसे यहाँ पर ये आर्क ओडिशा में प्रेजेंट है, तो ओडिशा की सरकार, दूसरी तरफ हमारा जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, दोनों मिलकर जो जो कदम उठाने सही होंगे वो सारे कदम उठाएंगे ताकि इस पर्टिकुलर स्थल को, इस पर्टिकुलर साइट को प्रोटेक्शन दी जा सके। ऐसा हर जगह पे होता है। जिस भी एरिया के मतलब कोई साइट है उसको जियो हेरिटेज का टैग मिलेगा तो वहाँ पे उस पर्टिकुलर एरिया की सरकार, वहाँ की राज्य सरकार प्लस जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया साथ में मिलकर उस एरिया का प्रोटेक्शन और मेंटेनेंस का काम करते हैं। समझ गए इस बात को? तो ये छोटे छोटे पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। दोस्तों, जितनी भी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बताई हैं वो सब लिखित में भी प्रोवाइड करवा दी हैं, परेशान मत होना। आपको पीडीएफ के अंदर में ये सारी चीज़ें नोट्स के फॉर्म में भी मिल जाएगा, ठीक है, कि इंडिया का बिगेस्ट नेचुरल आर्क, इसकी हाइट, लेंथ, जियो हेरिटेज साइट्स क्या होती हैं, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर रिटन फॉर्म में भी मिल जाएगा, ठीक है।
नाउ नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। यहाँ पे न्यूज़ है केरला की। वहाँ पे बोला जा रहा है केरला के अंदर एक्सपर्ट्स ने यहाँ पर एक वार्निंग जारी की है। वार्निंग किस चीज़ को लेकर है? डेंगू को लेकर, कि डेंगू का जो आउटब्रेक है वो धीरे धीरे नज़र आ रहा है। कई सारे प्रकार के जो केसेस हैं, ऐसे आप डेंगू के बारे में पढ़ा होगा ना, तो इसमें 4 प्रकार होते हैं डेंगू के, 1 2 3 4 करके। तो चारों के चारों टाइप्स जो हैं वो अभी केरला के अंदर में नज़र आ रहे हैं। पहले पिछले कुछ सालों में केसेस थोड़े से कम होने स्टार्ट हुए थे, बट पिछले कुछ समय में वापस से डेंगू के केसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। जो पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने यहाँ पर एकदम साफ चेतावनी दी है, वार्निंग दी और बोला है कि भाई बिल्कुल ध्यान रखना होगा, हमें एक निगरानी रखनी होगी डेंगू के केसेस के ऊपर में। बहुत सारे लोग केरला के हॉस्पिटल्स के अंदर में आज के समय में एडमिट हैं जो कि डेंगू से सफ़र कर रहे हैं। तो हमें कहीं ना कहीं यहाँ पर इस डेंगू वायरस को वहीं पर ख़त्म करना होगा जिस सिचुएशन में आज है। नहीं तो फिर 2019 में, फिर 2017 में, इस प्रकार से कई सारे साल ऐसे निकले हैं जहां पर कहीं ना कहीं केरला ने डेंगू की वजह से थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस किया है। केरला जो है डेंगू के लिए हाइपर एंडेमिक पर्टिकुलर एरिया बन चुका है, जहां पे डेंगू के चारों प्रकार के जो वायरसेस हैं वो आज के समय में सर्कुलेट हो रहे हैं। तो एक्सपर्ट्स ने इन चीज़ों की याद भी दिलाई है कि वो साल याद करो कि जिस साल 2017 से 19 तक हालात जो है काफ़ी ख़राब थे डेंगू को लेकर। उसको देखते हुए हमें थोड़ा अपना जो हेल्थ सिस्टम है उसको इम्प्रूव करना होगा, क्लिनिकल सर्वेलांस को इंक्रीज़ करना होगा, जो निगरानी है वो थोड़ा ज़्यादा बेहतरीन तरीके से रखनी होगी डेंगू के केसेस के ऊपर में। ठीक है, तो ये था छोटा सा आर्टिकल। अब क्या है ना दोस्तों कि इस आर्टिकल से संबंधित कोई ऐसा क्वेश्चन बनने वाला नहीं है, यानी कि ये जो न्यूज़ है ये तो आपने न्यूज़ पढ़ लिया, लेकिन इस न्यूज़ का बैकग्राउंड डेटा क्या है वो आपने पता होना चाहिए, वहीं से सवाल बनेगा। और मैं आपको बता दूं कि 2023 यानी अब की बार का जो यूपीएससी का प्रीलिम्स हुआ था उसमें भी यहाँ पे डेंगू को लेकर सवाल पूछा गया था, और मैं आपको पिछले साल से कई बार यहाँ पे इसको पढ़ा चुका हूँ, वापस से पढ़ाएंगे, रिवाइज़ करेंगे और आगे भी यहाँ पर ये हेल्पफुल रहेगा। और कई सारे एग्जामिनेशन में यहाँ पर ये पूछा जा सकता है जो हमारे वनडे एग्जामिनेशंस होते हैं। ठीक है, तो इस आर्टिकल को जीएस पेपर नंबर 3 और 2 दोनों से लिंक किया जा सकता है। डेंगू क्या है? डेंगू बेसिकली मच्छर से फैलने वाली बीमारी है, मॉस्किटो बॉर्न ट्रॉपिकल डिजीज़ है। होती कैसे है? तो एक वायरस की वजह से जिसका नाम है डेंगू वायरस। ये वायरस कौन सा मच्छर फैलाता है? तो एडिस एजिप्टी नाम का मच्छर है जिसकी वजह से डेंगू फैलता है। और मलेरिया कौन से मच्छर की वजह से फैलता है? ज़रा नाम बताओ, याद आ रहा होगा आपको, पहले पढ़ा रखा है काफ़ी बार, है ना? चलो नाम लिखो नीचे कमेंट सेक्शन में। ना जो डेंगू है ये एडिस इजिप्टी की वजह से फैलता है, और एडिस इजिप्टी वही मच्छर है जिसकी वजह से और कई सारी बीमारियां जैसे चिकनगुनिया, येलो फीवर और जीका इन्फेक्शन जैसी बीमारियां भी फैलती हैं। मैंने जैसे बताया है कि 4 प्रकार के यहाँ पर आपको ये डेंगू के वायरसेस देखने को मिलेंगे, डेंगू 1 2 3 4 करके, जो कि अभी चारों केसेस हमने केरला में देखे हैं। ठीक है, पहले भी। अब बात यहाँ पर यह है कि अगर किसी को डेंगू हो जाता है तो उसके लक्षण क्या दिखाई पड़ेंगे? तो तुरंत बुखार बहुत ज़्यादा हो जाएगा, सर में दर्द रहेगा, आंखों में दर्द रहेगा, हड्डियों में दर्द रहेगा, मांसपेशियों में यानी मसल में पेन रहेगा। इस प्रकार से बॉडी में ज़्यादातर पेन ही होता है डेंगू के समय में। फिर अब इसका डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट, यानी कि एक इंसान को डेंगू है कैसे पता चलेगा? उसका ब्लड टेस्ट करवा के, है ना, उसका ब्लड टेस्ट करवाया जाएगा, प्लेटलेट्स चेक की जाएंगी, प्लेटलेट्स डाउन तो नहीं है। वो यहाँ पर एक इफेक्टिव तरीका है जिससे पता चल सकता है कि हाँ एक इंसान को डेंगू है या नहीं है। वैसे कोई इसकी प्रॉपर स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं है, ये आपने ध्यान में रखना है। डेंगू को ठीक करने की प्रॉपर अभी कोई दवाई एज इट नज़र नहीं आती है, एक वैक्सीन वगैरह है, मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा आगे। ठीक है, अब डेंगू के स्टेटस के बारे में अगर डिस्कशन करें कि इंडिया में या दुनिया में क्या हालात हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बताया है कि हर साल 39 करोड़ के आसपास डेंगू वायरस इन्फेक्शंस निकल कर आते हैं। 39 करोड़, इमेजिन करो, जिसमें से 9.6 करोड़ में लक्षण नज़र आते हैं। केवल 9.6 करोड़ में सिम्टम्स दिखते हैं, लक्षण दिखते हैं, बाकी लोगों में लक्षण दिखते ही नहीं है। ये हमने दुनिया का डेटा डिस्कस किया है। लेकिन अगर हम स्पेशली इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में 2018 में 1 लाख से ज़्यादा डेंगू के केसेस रजिस्टर्ड करे गए थे। 2019 में अगेन 1.5 लाख के आसपास। फिर उसके बाद का डेटा 2020-21 का डेटा इतना प्रॉपरली आया नहीं था डेंगू के केसेस को लेकर कोविड की वजह से, लेकिन उस समय पर थोड़े से बहुत कम हुआ होगा, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे फिर भी आप देखोगे तो पिछले कुछ सालों में डेंगू के केसेस बहुत ज़्यादा ही मात्रा में निकल कर आए हैं, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो यहाँ पे इंडिया के कई सारे स्टेट्स हों, वहाँ पर भी। अब उसके बाद में इस पर्टिकुलर इन्फेक्शन को कैसे कंट्रोल किया जा रहा है? हाल ही में ना वर्ल्ड मॉस्किटो प्रोग्राम के कुछ रिसर्चर्स हैं, उन्होंने यहाँ पर एक वोल्बाचिया बैक्टीरिया का यूज़ किया। वोल्बाचिया बैक्टीरिया एक पर्टिकुलर ऐसा टॉपिक है जिसको लेकर यूपीएससी ने 2023 में आपके बार प्रश्न पूछा था।
वोल्बाचिया बैक्टीरिया की मदद से डेंगू को इंडोनेशिया के अंदर में थोड़ा सा कंट्रोल किया गया, इसके ऊपर नियंत्रण बनाया गया। कैसे, इसको समझते हैं कि इसका ये जो पूरा मेथड है, पूरी प्रक्रिया ये होती क्या है। यहाँ पे जो साइंटिस्ट है इन्होंने क्या किया, कुछ मच्छरों के अंदर में जो वोल्बाचिया बैक्टीरिया है वो डाल दिया, उन मच्छरों को वोल्बाचिया बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड कर दिया। फिर उन मच्छरों को शहर में छोड़ दिया और वो मच्छर जाके दूसरे मच्छर के साथ में ब्रीडिंग कर रहे हैं, लोकल मॉस्किटोज़ के साथ में। तो वो जो बैक्टीरिया है वो सभी मच्छरों में फैल गया धीरे धीरे। इससे क्या होगा, इससे यहाँ पर मच्छरों की जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल हो जाएगी, उनकी आबादी यहाँ पर थमा दी जाएगी इस वोल्बाचिया बैक्टीरिया के माध्यम से। ठीक है, उसके बाद कुछ महीने के टाइम पीरियड के बाद चेक किया गया तो बिल्कुल वोल्बाचिया इन्फेक्टेड मॉस्किटोज़ की वजह से यहाँ पे कहीं ना कहीं जो वो हमारा डेंगू के केसेस हैं उनके अंदर थोड़ी बहुत कमी आई थी। इंडोनेशिया में ये चीज़ें पाई गई हैं। अब डेंगू को टैकल करने के लिए यहाँ पर एक वैक्सीन है जिसको हम लोग बोलते हैं CYD-TDV। ठीक है, एक डेंगू वैक्सीन है डेंगवॉक्सिया, इसको हम CYD-TDV के नाम से भी जानते हैं और डेंगवैक्सिया के नाम से भी जानते हैं। इसको यूएस के फूड ड्रग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ने अप्रूव किया था, यानी यूएस की साइड से यहाँ पर वैक्सीन है जिसको अप्रूवल मिला था 2019 में। ये पहली डेंगू वैक्सीन है जिसको यूएस की साइड से एक अप्रूवल दिया गया था, ये भी आपने ध्यान में रखना है। वैसे कोई प्रॉपर ऐसा ट्रीटमेंट आपको डेंगू को लेकर देखने को मिलता नहीं है। जो नॉर्मल दवाइयाँ होती हैं लक्षण को ठीक करने के लिए, वही नॉर्मल दवाइयाँ ज़्यादातर यूज़ की जाती हैं। समझ गए। अब आते हैं आगे। यूपीएससी ने साल 2017 में यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन क्या था, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है, फर्स्ट स्टेटमेंट बोलता है कि ट्रॉपिकल रीजन में जो जीका वायरस है, आपको पता होगा जो डेंगू फैलता है ना किस मच्छर की वजह से, एडिस एजिप्टी मच्छर की वजह से, वही मच्छर यहाँ पे जीका वायरस फैलाता है, चिकनगुनिया, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, येलो फीवर। तो ट्रॉपिकल रीजन में, मतलब यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है कि पहले स्टेटमेंट में जो ट्रॉपिकल रीजन है, जीका वायरस जो है ये ट्रांसमिट होता है उसी सेम मच्छर से जिससे डेंगू फैलता है। हाँ सही बात है, अभी तो हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले। अब दूसरा यहाँ पे ऑप्शन बोलता है कि जो सेक्सुअल ट्रांसमिशन है जीका वायरस का वो भी पॉसिबल है। हाँ बिल्कुल, ये भी पॉसिबल है। ठीक है, अब इसका जो डेटा है वो तब पता चलेगा जब आप जीका वायरस पढ़ोगे, जब वो न्यूज़ में होगा। अभी 2017 से पहले ये न्यूज़ में होगा, जिस वजह से 2017 में जीका वायरस को लेकर सवाल पूछ लिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका स्टेटमेंट बोथ 1 और 2 यानी सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस बात को समझ गए। तो ऐसे क्वेश्चन बनते रहते हैं। उसके अलावा अब 2023 का प्रश्न देखो, 2023 यानी इसी साल की बात है। क्वेश्चन क्या था कि वोल्बाचिया मेथड कभी कभी न्यूज़ में देखने को मिलता है, ये किस चीज़ के रेफरेंस में यूज़ किया जाता है। ऑप्शन ए, कंट्रोलिंग द वायरल डिजीज़ स्प्रेड बाय मॉस्किटो, मच्छरों के थ्रू जो फैलने वाली बीमारी हैं उसको कंट्रोल करने के लिए वोल्बाचिया मेथड का यूज़ करते हैं, या फिर क्रॉप रेसिड्यूज़ को पैकिंग मटेरियल में कन्वर्ट करने के लिए, या फिर बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स को प्रोड्यूस करने के लिए, या फिर थर्मोकेमिकल कन्वर्जन ऑफ बायोमास के माध्यम से बायोकार को बनाने के लिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। इसके आगे की बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि आपको पता है वोल्बाचिया मेथड से हम डेंगू को कंट्रोल कर रहे हैं, यानी कि मच्छर से फैलने वाली बीमारी को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। समझ गए। चलो आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। ना दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। एक छोटा सा टारगेट है हमारा 5K प्लस लाइक्स का, जिसको आप अचीव करवा सकते हो। साथ ही साथ में मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाना, सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन, आपको ये प्रोफाइल मिलेगा जहाँ पे 12,000 से ज़्यादा ऑलरेडी लोग मेरे साथ में जुड़ चुके हैं, लगभग 13,000 होने वाले हैं। तो फटाफट आप वहाँ पर फॉलो कर मेरे साथ में पर्सनली जुड़ सकते हो। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल। आज हम सारी बीमारियों के बारे में बात करने वाले हैं। क्या अभी डेंगू पढ़ा था, अब पढ़ने वाले हैं टीबी। खैर अभी क्या है न्यूज़, ये समझो। जो मन की बात का प्रोग्राम है, मन की बात का प्रोग्राम वैसे डिले में होना था, थोड़ा 25 जून को होना था, बट आपको पता होगा पीएम मोदी विजिट पर जा रहे हैं। 20 जून से 25 जून तक उनका विजिट चलने वाला है। पहले यूएसए, फिर बाद में इजिप्ट। डिस्कशन किया था, याद आ रहा होगा। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि मन की बात का प्रोग्राम पहले रख लिया गया, कल हो चुका है ये प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में पीएम मोदी ने कई सारे टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन किया। उसमें से एक सबसे जो मेजर टॉपिक है जिसको हाईलाइट किया जा रहा है वो क्या है कि हमें एक इमरजेंसी एफर्ट्स की आवश्यकता है, ताकि हम जो ट्यूबरक्लोसिस वाले केसेस हैं, टीबी बीमारी जो है, इसको पूरी तरह से ख़त्म कर सकें, इरेडिकेट कर सकें। ठीक है, तो अभी यहाँ पर यूएस जाने से पहले मन की बात का प्रोग्राम रखा गया कल के दिन, जहाँ पे ये देख पाओगे कई सारे लोग बैठे हुए हैं जो कि यहाँ पर इस प्रोग्राम के अंदर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा पीएम मोदी ने मेंशन किया कि देखो हमने अपना टारगेट बनाया है। क्या टारगेट बनाया है कि हमें साल 2025 तक
इंडिया को ट्यूबरक्लोसिस फ्री बनाना है, टीबी बीमारी से मुक्त कर देना है भारत को। लेकिन क्या ये टारगेट अचीव हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा, लेकिन जब हम एफर्ट्स लगाएंगे तब। एक इमरजेंसी एफर्ट्स की आवश्यकता है। वो इमरजेंसी एफर्ट्स के माध्यम से हम यहाँ पर टीबी को ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि टीबी अपने आप में एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है जिसकी वजह से हज़ारों लोगों की जान जा रही है। इतना खास ट्रीटमेंट भी नहीं नज़र आता। इसके अलावा पीएम मोदी ने मेंशन किया है निक्षय मित्र प्रोग्राम के बारे में। निक्षय मित्र प्रोग्राम का मकसद भी यहाँ पर यही है। ये बेसिकली यहाँ पर एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में काम करेगा, जिसमें विलेज, पंचायत, इंडिविजुअल्स ये सब मिलकर काम करने वाले। इनका मेन मकसद ये है कि जो टीबी के पेशेंट्स हैं, है ना, उनको अडॉप्ट किया जाए ताकि यहाँ पर वो दूसरे लोगों की यहाँ पर हेल्प कर सकें, है ना। टीबी को लेकर जो उभर चुके लोग हैं, है ना, यानी टीबी से लड़ चुके हैं, लड़ने के बाद में सही हो चुके हैं, वो दूसरे लोगों को हौसला दें, क्योंकि वो डरे हुए होते हैं। क्योंकि माना जाता है कि अगर एक इंसान को टीबी है, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर उसकी डेथ होनी निश्चित है, कन्फर्म्ड, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया जाता है। लेकिन प्रॉपर ट्रीटमेंट आजकल बड़ी बड़ी यहाँ पर जो बीमारियाँ हैं उसके हो रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इसका भी यहाँ पर एक ट्रीटमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो इसी वजह से यहाँ पर अलग अलग प्रकार के जो प्रोग्राम्स है वो स्टार्ट करे गए। वो कैसे कैसे प्रोग्राम्स है वो भी आगे हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा वेट करो। आओ समझते हैं ट्यूबरक्लोसिस एग्जैक्टली क्या है। जो टीबी वाली बीमारी है ना, ये एक बैक्टीरियम की वजह से होती है जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम। क्या नाम है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, जो कि माइकोबैक्टीरिया की फैमिली से बिलोंग करता है। इस परिवार से बिलोंग करने वाला ये माइकोबैक्टीरियम, इसकी वजह से यहाँ पर ट्यूबरक्लोसिस वाली बीमारी फैलती है। कुछ जो माइकोबैक्टीरिया होता है ना, ये तो ट्यूबरक्लोसिस के साथ साथ इंसानों में लेप्रोजी जैसी जो बीमारी है ये भी फैलाना, मतलब इस फैलाने को लेकर भी यहाँ पर चर्चा की जाती है कि माइकोबैक्टीरिया टीबी के साथ साथ लेप्रोजी वाली बीमारी भी फैला सकता है। ह्यूमंस में जो टीबी वाली बीमारी है ज़्यादातर लंग्स को, हमारे फेफड़ों को डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है, फेफड़ों के ऊपर डायरेक्टली असर डालती है। उसके साथ साथ कुछ हमारे दूसरे ऑर्गन्स पे भी असर पड़ता है, बट मेनली फेफड़ों के ऊपर पड़ता है। ऐसा नहीं कि टीबी कोई नई बीमारी है, बहुत पुराने ज़माने की डिजीज़ है। इवन टीबी के बारे में कह सकते हो डिस्कशन पहले भी किया जाता था। बोला जाता है कि इजिप्ट में लगभग 3000 BC के समय पर भी जो ये वाली बीमारी है वो एग्जिस्ट किया करती थी। लेकिन अच्छी बात है कि ये ट्रीटेबल है, क्यूरेबल है, इसको ठीक किया जा सकता है। लेकिन लोग मानते हैं अगर उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट ना मिले तो डेथ भी हो सकती है। लेकिन अच्छी बात है कि ट्रीटमेंट है, इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि क्या ये बीमारी फैल सकती है एक इंसान से दूसरे इंसान में? बिल्कुल। देखो, ये जो टीबी वाली बीमारी है अगर एक पर्टिकुलर पर्सन को होती है, उसके लंग्स में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ चुकी है, वो अगर यहाँ पर इंसान किसी के साथ में बात कर रहा है, छींक देता है, ठीक है, या फिर थूक देता है कहीं पर, है ना, तो उसको अगर कफ वगैरह भी हो रहा होता है तो उसके आसपास से जो बैक्टीरिया अगर उसने छींका सपोज़, तो यहाँ पे उसके जो बैक्टीरिया हैं वो निकलकर हमारे एनवायरनमेंट में थोड़ी देर के लिए सस्पेंड हो गए, और उस वाले एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में अगर उसके सामने वाला व्यक्ति तुरंत आ जाए, तो अगर सामने वाला व्यक्ति तुरंत आ जाएगा तो उससे क्या होगा कि वो जो बैक्टीरिया है वो उसके अंदर पहुंच जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर जो ये टीबी वाली बीमारी है वो उसको होने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा हैं। तो फैल सकता है, लेकिन वो टीबी के जर्म्स की वजह से, वो टीबी के जर्म्स एयर में रिलीज़ होंगे और वो दूसरे इंसान को कांटेक्ट करके कहीं ना कहीं यहाँ पर उसको भी इन्फेक्टेड कर सकते हैं। अब बात है यहाँ पर लक्षण की। तो कॉमन सिम्टम्स क्या नज़र आएंगे? सबसे पहली चीज़, टीबी के अंदर में जो हमारा चेस्ट होता है उसमें सीने में दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद कमज़ोरी बहुत होने लगेगी, वेट लॉस होने लगेगा, बुखार होने लगेगा, रात में पसीना आने लगेंगे। ये यहाँ पर इसके लक्षण हैं। दुनिया भर में टीबी का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। कितना? लगभग, मतलब आप कह सकते हो कि जो टीबी के केसेस सबसे ज़्यादा निकल कर आ रहे हैं वो मेनली 8 देशों से निकल कर आ रहे हैं। वो 8 देश कौन कौन से हैं? इंडिया, इंडोनेशिया, चाइना, फिलीपींस, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका। ये कुछ कंट्रीज़ से सबसे ज़्यादा केसेस हैं। मैं आपको बताऊं, दिसंबर 2020 में इंडिया में 1.8 मिलियन टीबी केसेस थे। ये रिपोर्ट करे गए थे जनवरी से लेकर दिसंबर। केवल 2020 में 18 लाख केसेस टीबी के, और 2019 में पता है ये 24 लाख के आसपास केसेस थे। तो आप इमेजिन करो, हर साल इतने केसेस निकल कर आ रहे हैं टीबी के। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर एक कंसर्न तो है ही है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो अलग अलग प्रोग्राम्स है वो धीरे धीरे करके चलाए जा रहे हैं। और टीबी में भी पता है एक और ख़तरनाक चीज़ है, वो है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। ये क्या है? क्या होता है ना, एक्चुअली में अगर किसी को टीबी है तो वो कई सारी दवाइयों का यूज़ करता है, कई सारी एंटीबायोटिक्स का यूज़ करता है। अब एक हद से ज़्यादा यूज़ करने की वजह से ना उसके बॉडी के अंदर में जो टीबी को लेकर बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया और मजबूत हो जाता है।
और मजबूत होने के बाद वो ऐसी कंडीशन पर पहुंच जाता है कि अब कितनी भी दवाई खा लो उस बैक्टीरिया के ऊपर कोई असर नहीं होने वाला। ठीक है, तो ये एक प्रकार का क्या कहलाता है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस। ये वाली जो टीबी है ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक मानी जाती है अगर किसी भी इंसान को होती है तो। ठीक है, अब टीबी को लेकर एक वैक्सीन भी है जिसको हम लोग बीसीजी वैक्सीन के नाम से जानते हैं। ये जो बीसीजी वैक्सीन आपने पहले ही पढ़ा होगा, इस वैक्सीन को 2 फ्रेंचमैन ने मिलकर बनाया था। एक का नाम था एल्बर्ट कैलमीट, एक का नाम है कैमेल गोरिन। इन दोनों ने मिलकर यहाँ पर इस बीसीजी वैक्सीन को तैयार किया था। ठीक है, जो माइकोबैक्टीरिया होता है ना जिसकी वजह से टीबी बीमारी फैलती है, इसी के स्ट्रेन को मॉडिफाई करने के बाद में इस वैक्सीन को तैयार किया गया था, जिसका सबसे पहली बार 1921 में यूज़ किया गया था। भारत में जो बीसीजी वैक्सीन है ये पहली बार 1948 में लेकर आई गई थी। बाद में धीरे धीरे करके हम लोगों ने इसने अपने देश का नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम का हिस्सा बना लिया था, क्योंकि हमने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया टीबी को कंट्रोल करने के लिए, नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम, उसका हिस्सा बना दिया गया बीसीजी वैक्सीन को, ध्यान रखना। उसके अलावा बीसीजी वैक्सीन का सबसे इंपॉर्टेंट यूज़ यही है कि टीबी को ठीक करने के लिए यहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। टीबी के साथ साथ माइकोबैक्टीरिया से फैलने वाली और दूसरी बीमारी लेप्रोसी जैसी बीमारी को ठीक करने के लिए यहाँ पे हम लोग इस वैक्सीन का, बीसीजी वैक्सीन का यूज़ करते हैं। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। अब टीबी को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स स्टार्ट करे गए, जैसे दुनिया भर की कंट्रीज़ जो हैं कई सारे एफर्ट्स लगा चुके हैं। इवन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक जॉइंट इनिशिएटिव लॉन्च किया था जिसका नाम रखा था फाइंड ट्रीट ऑल एंड टीबी करके। यहाँ पर आप देख पाओगे इस प्रकार के जो पार्टनरशिप्स है वो स्टार्ट किए हैं। फिर उसके बाद में इंडिया के एफर्ट्स अलग से हुए। इंडिया ने एक नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान चलाया फॉर ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन। ट्यूबरक्लोसिस को ख़त्म करने के लिए 2017 से लेकर 25 तक का हमने टारगेट रखा है इस प्रोग्राम के अंदर में। फिर निक्षय इकोसिस्टम, फिर निक्षय पोषण योजना हो गया, टीबी हारेगा देश जीतेगा कैंपेन स्टार्ट किया गया। और आज जो है हमारे पास में 2 वैक्सीन्स हैं, एक है वीपीएम वैक्सीन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट 1002, दूसरा है एमआईपी माइकोबैक्टीरियम इंडिकस प्राणी। ये बेसिकली 2 वैक्सीन्स हम लोगों ने डेवलप की हैं टीबी के लिए, और ये तीनों के तीनों यहाँ पर ट्रायल्स में आपको देखने को मिल जाती हैं, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। ठीक है, तो ये था यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल। मैंने आर्टिकल के हर एक एस्पेक्ट को टच करने की कोशिश की है कि कुछ भी हो आपका क्वेश्चन ना छूटे। आपने अगर पढ़ा है तो वहाँ से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसका आंसर दे सको। इस वजह से यूपीएससी में थोड़ा डिटेलिंग पढ़ने की ज़रूरत भी होती है। वनडे एग्जामिनेशन आप थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो, लेकिन यूपीएससी के लिए आपको हर एक पॉइंट्स जो हैं पता होने चाहिए। और आजकल तो ऐसे स्टेटमेंट आ रहे हैं, मतलब ऐसे ऑप्शन दिए जा रहे हैं कि बताओ इनमें से कितने स्टेटमेंट सही हैं। कितने स्टेटमेंट वाला ही यहाँ पे क्वेश्चन गड़बड़ी कर देगा, क्योंकि कितने स्टेटमेंट में आपको सभी स्टेटमेंट सही पता होना चाहिए। इस वजह से मेरी कोशिश है मैं एक क्वालिटी और एक कह सकते हो कि अच्छा डेटा मैं आपको प्रोवाइड करवा सकूँ हर एक आर्टिकल के रिगार्डिंग। नेक्स्ट आर्टिकल, यहाँ पे थोड़ा प्राइस को लेकर डिस्कशन किया जा रहा है। अब क्या है, अवार्ड को लेकर भी सवाल बन रहे हैं। इस साल 2023 में भी अवार्ड को लेकर सवाल बना था स्पोर्ट्स सेक्शन से, और पिछले साल भी हमने अवार्ड को लेकर सवाल देखा था। तो इस वजह से यहाँ पर थोड़ा सा इसके ऊपर भी जोर दिया जाएगा। हम बात करें गीता प्रेस की। गीता प्रेस का नाम आपने सुना होगा। भगवद गीता, उपनिषद, ये जो पब्लिश करने वाली कंपनी है ये है गीता प्रेस। ठीक है, कई सारे ऐसे टेक्स्ट जो है ना वो यहाँ पर कह सकते हो कि पब्लिश किए हैं गीता प्रेस ने। तो गीता प्रेस को अभी गांधी पीस प्राइज़ 2021 का जो अवार्ड है वो दिया गया है, क्योंकि गीता प्रेस ने अभी तक मैं आपको बता दूं 41.7 करोड़ बुक्स को पब्लिश किया है। 41 या फिर 42 के आसपास कह सकते हो, 41 लगभग प्रिसाइजली अगर हम बात करें तो वही है 41.7। तो 41.7 करोड़ बुक्स को पब्लिश किया है गीता प्रेस ने अभी तक। कितनी भाषाओं में? 14 भाषाओं में, और जिसमें से 16.21 करोड़ कॉपीज़ केवल गीता की हैं, भगवद गीता की। ठीक है, तो जो गांधी पीस प्राइज़ है 2021 का, ये दिया जाएगा गीता प्रेस को। गीता प्रेस जो कि गोरखपुर में यहाँ पर इस्टेब्लिश्ड है, एक सबसे बड़े पब्लिशर है रिलीजियस टेक्स्ट का, जैसे भगवद गीता, रामायण, उपनिषद, इनको यहाँ पर ये पब्लिश करने का काम करता है। ठीक है, तो ये डिसीजन लिया गया है, पूरे कमेटी के थ्रू डिसीजन लिया जाता है। उस कमेटी में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो हेड करते हैं, तो पीएम मोदी ने हेड किया है। उसके अलावा कुछ और भी मंत्री थे, मैं आपको बताऊंगा कौन कौन थे। सबने मिलकर डिसीजन बनाया। डिसीजन बनाने के बाद में जो ये गीता प्रेस का अवार्ड है ये दिया गया, गीता प्रेस को यहाँ पर ये जो अवार्ड है गांधी पीस प्राइज़ 2021 का ये दिया गया। ठीक है, अब ये गांधी पीस प्राइज़ क्या है इसके बारे में डिस्कशन किया जा रहा है। गांधी पीस प्राइज़ को कौन से साल में बनाया गया था, क्यों बनाया गया था, क्या क्या दिया जाता है ना, ये सब कुछ बताया जा रहा है। तो मैं वो भी चीज़ें बताऊंगा, बस खाली अब ध्यान से इन चीज़ों को सुनना, नोट्स के फॉर्म में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर ये ना एक एनुअल अवार्ड है, हर साल यहाँ पर दिया जाता है। ये अवार्ड भारत सरकार ने 1955 में
1995 में देना स्टार्ट किया था, क्योंकि वो उस समय पर 1995 में हमने महात्मा गांधी जी की 125वीं जो बर्थ एनिवर्सरी है वो यहाँ पर सेलिब्रेट की थी, जिसके बेसिस पर यहाँ पे ये जो अवार्ड है इसका अनाउंसमेंट किया गया। और ये जो गांधी पीस प्राइज़ है ये गांधी पीस प्राइज़ जो है ये दिया जाने लगा। क्यों? क्योंकि गांधी जी का जो इन्वॉल्वमेंट था पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन में, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन में, नॉन वायलेंस के माध्यम से, है ना, सारा काम यहाँ पर अहिंसा से करना, तो इस वजह से यहाँ पर जो नाम है खुद गांधी पीस प्राइज़ यहाँ पे इस अवार्ड का रखा गया। अब बात है रिवॉर्ड्स की, क्या क्या दिया जाता है, तो यहाँ पर 1 करोड़ रुपए का जो अमाउंट है 1 करोड़ रुपए का वो दिया जाता है। उसके अलावा कुछ प्लेट्स जिस पे यहाँ पे कुछ टैग वगैरह लगा होगा, लिखा हुआ होगा, प्लस एक कपड़ा वगैरह यहाँ पर जो है वो दिया जाता है। उसके अलावा जो ये प्राइज़ है ये किसी एक इंसान को भी दिया जा सकता है, किसी इंडिविजुअल को, या किसी पर्टिकुलर एसोसिएशन को, या किसी पूरे इंस्टीट्यूशन को, या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन को। तो कोई कंपनी संगठन भी है उनको भी यहाँ पर ये जो प्राइज़ है वो दिया जा सकता है। और सपोज़ यहाँ पर ये प्राइज़ अगर 2 पर्सन को देना है तो यहाँ पर 2 पर्सन में भी यहाँ पे जो प्राइज़ है डिवाइड किया जा सकता है, या आपने ध्यान में रखना होगा, ठीक है। उसके अलावा क्या ऐसा है कि ये प्राइज़ केवल यहाँ पर किसी एक नेशनलिटी, केवल इंडियन को मिलता है, या केवल यहाँ पर मेल के लिए, फीमेल के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये प्राइज़ किसी भी नेशनलिटी का कोई व्यक्ति हो, किसी क्रीड, किसी रेस, किसी सेक्स का व्यक्ति हो, सभी के लिए यहाँ पर ये जो है प्राइज़ जो है एग्जैक्टली सभी लोग यहाँ पर इसके लिए एलिजिबल होते हैं, ये आपने ध्यान में रखना है। लेकिन इस प्राइज़ का सिलेक्शन कैसे होता है, तो उसके लिए पूरी एक कमेटी होती है, और वो जो पूरी ज्यूरी तैयार की जाती है उस ज्यूरी को चेयर कर रहे होते हैं हमारे प्रधानमंत्री। जैसे अब की बार भी यहाँ पर ये डिसीजन लिया है, तो इस डिसीजन को लेकर जो कमेटी बनाई गई थी ना, उस कमेटी को हेड कर रहे थे हमारे पीएम मोदी। अब इस ज्यूरी में प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ कुछ और मेंबर्स भी होते हैं, जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे, उसके अलावा लीडर ऑफ सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी इन लोकसभा, ठीक है, जो सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी हमारी लोकसभा के अंदर में, उसके लीडर, लोकसभा के स्पीकर, प्लस सुलभ इंटरनेशनल के फाउंडर। तो ये सारे यहाँ पर लोग जो है ना मिलकर इस कमेटी को बनाते हैं, और ये कमेटी फिर जाकर यहाँ पर डिसीजन लेती है कि किसको यहाँ पर ये प्राइज़ देना है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो गांधी पीस प्राइज़ है वो पहले किस किस को दिया जा चुका है, इसरो को, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारत की स्पेस एजेंसी, उसके बाद रामाकृष्ण मिशन, उसके बाद ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश, उसके बाद विवेकानंद केंद्र, देन उसके बाद में यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है, एक सेकंड रुक जाओ, फिर यहाँ पर है सुलभ इंटरनेशनल। इन सबको भी यहाँ पर ये अवार्ड दिया गया है। ये तो हमने अलग अलग जो एसोसिएशंस हैं उनकी बात की। उसके अलावा साउथ अफ्रीका के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है नेल्सन मंडेला, इनको भी अवार्ड दिया जा चुका है। फिर उसके बाद डेस्मोंड टूटू साउथ अफ्रीका के, फिर एक एनवायरमेंटलिस्ट हैं चंदी प्रसाद भट्ट, उसके बाद बांग्लादेश के जो यहाँ पर शेख मुजीबुर रहमान हैं, ठीक है, इनको भी यहाँ पर जो है ये अवार्ड दिया जा चुका है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन्स हैं जिनको ये पहले अवार्ड दिए जा चुके हैं। अब ये गीता प्रेस के बारे में सारी बातें बताई गई हैं, जैसे मैंने आपको बताया है ये इंस्टीट्यूशन को ये अवार्ड मिला है क्योंकि यहाँ पर इनका अपने आप में एक अचीवमेंट है। इन्होंने कई सारे मतलब कि कह सकते हो 2023 में गीता प्रेस ने अपने पूरे 100 साल भी पूरे कर लिए हैं। कई सारे जो रिलीजियस टेक्स्ट हैं यहाँ पर उनको पब्लिश करने में ये सक्सेसफुल रहे हैं, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा कंप्लीट आर्टिकल। नाउ दोस्तों चलते हैं अपने एडिटोरियल डिस्कशन पर। आज के देखेंगे इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स को। तो दोस्तों आज के न्यूज़पेपर में हमें कुछ खास एडिटोरियल मिला नहीं है, बट फिर भी डिस्कस तो करना है कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे हमने फाइनेंशियल एक्सप्रेस का एडिटोरियल लिया है जो कि बहुत ही अच्छा है। यूनिवर्सल बेसिक इनकम के बारे में डिस्कशन करता है। काफ़ी लोगों को पता होगा यूनिवर्सल बेसिक इनकम के बारे में, काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा। तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम को लेकर पूरी एक डिबेट चल रही है, सही है या गलत, वो चीज़ें हम समझने की कोशिश करेंगे। फिर आपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ भी शेयर करने हैं। आपने यहाँ पर मेंस का क्वेश्चन जो है इसी टॉपिक के ऊपर लिखना है, ठीक है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने काफ़ी लंबा चौड़ा आर्टिकल लिखा है और मैं आपको बता रहा हूँ आर्टिकल का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, खासकर जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से, प्रीलिम्स के लिए रेलिवेंट है, प्लस आप इसको इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हो। तीनों ही एस्पेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। हर एक पॉइंट को कवर किया गया है। यूनिवर्सल बेसिक इनकम क्या है, क्यों ज़रूरी है, इंडिया में ये प्रोसेस फेल हो सकता है या क्या हो सकता है, फेल होगा तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हर एक चीज़ को कवर करते हुए चलेंगे। चलो फिर शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे बात आती है पहले कॉन्टेक्स्ट कि आखिरकार ये न्यूज़ क्या है। देखो न्यूज़ ये है कि पहले के जो हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र थे, पहले वाले, जिनका नाम था अरविंद सुब्रमण्यम, इन्होंने यहाँ पे यूनिवर्सल बेसिक इनकम का जो कॉन्सेप्ट है वो लेकर आए। इकोनॉमिक सर्वे 2016-17 के अंदर यूनिवर्सल बेसिक इनकम का जो कॉन्सेप्ट है वो रखा गया था। लेकिन हुआ क्या कि जो हमारे करंट वाले यानी आज के समय में जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं, जिनका नाम है वी अनंत नागेश्वरन, ये बोलते हैं कि देखो इस यूनिवर्सल इनकम की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, इतनी इंडिया को इस बेसिक इनकम की आवश्यकता है नहीं।
ठीक है। लेकिन कई सारी और भी रिपोर्ट्स पहले भी आ चुकी हैं। हर एक रिपोर्ट ने यहाँ पर रिकमेंडेशन दिया कि कहीं ना कहीं इंडिया को यूनिवर्सल बेसिक इनकम देनी चाहिए, ठीक है। लेकिन हमारे जो करंट चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र है वो मेंशन करते हैं, वो फील करते हैं कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम की भारत को कोई आवश्यकता नहीं है। इंडिया को फोकस करना चाहिए अपने इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर में, अपने लोगों के एस्पिरेशंस के ऊपर में, लोगों की स्किल्स के ऊपर में ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ना कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम के ऊपर, क्योंकि यूनिवर्सल बेसिक इनकम लोगों को और लेज़ी बनाने वाला है। चलो आप समझते हैं पहले कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम एग्जैक्टली होता क्या है, आइडिया क्या है इसका। यूनिवर्सल बेसिक इनकम एक प्रकार का सोशल वेलफेयर प्रपोजल है। यानी यूनिवर्सल समझ रहे हो, सभी लोग कवर हो रहे हैं इसके अंदर में, सभी लोगों को एक बेसिक सा इनकम दिया जाएगा। वो इनकम कुछ भी हो सकता है, वो सरकार डिसाइड करेगी भैया आपको महीने में या साल में इतना जो है पैसा दिया जाएगा हर एक व्यक्ति को या हर एक परिवार को। हमारे देश के हर एक व्यक्ति, हर एक परिवार को एक पैसा मिलेगा, एक इतना अमाउंट मिल जाएगा, वो सरकार डिसाइड करेगी। वो बेसिकली यूनिवर्सल बेसिक इनकम है, लेकिन सभी को इक्वली वो अमाउंट प्रोवाइड करवाया जाएगा और गारंटीड फॉर्म में वो पैसा दिया जाएगा। उसके पीछे का कोई कंडीशन नहीं होगा कि भाई आपने ये काम करोगे तब आपको पैसा मिलेगा, ये करोगे तो वो, ऐसा कोई यहाँ पर कंडीशन ज़्यादातर ऐसी होने वाली नहीं है। इसके पीछे ये आपने ध्यान में रखनी है। इसी को बोला जाता है यूनिवर्सल बेसिक इनकम। अच्छा, इसको लाने का पर्पज़ क्या है? लाने का मेन पर्पज़ है गरीबी को दूर करना, टू एलिवेट पॉवर्टी, प्लस जो दूसरे सोशल प्रोग्राम्स है उनको हटा देना। केवल यूनिवर्सल बेसिक इनकम रहेगी, दूसरे प्रोग्राम्स, दूसरे जो कल्याण करने वाले प्रोग्राम्स है सब हट जाएंगे। आपको एक अमाउंट दिया जा रहा है, ये अमाउंट आपके परिवार को या आपको मिल रहा है, आप उसका यूज़ करो। समझ गए इस बात को? तो यह है एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम, जिसमें हमें बहुत बड़ी आबादी को कवर करना है और मिनिमम या फिर कोई कंडीशन नहीं होती है, मतलब कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं होती है, मतलब थोड़ी बहुत कंडीशन रख दी जाएगी या बिल्कुल नहीं रखी जाएगी कि भाई आपको ये पैसा क्यों दिया जा रहा है। समझ गए इस बात को? बस पर्पज़ है गरीबी को दूर करना। अब इसको लेकर डिबेट रहती है। अब मैं आपको दोनों साइडें बताऊंगा, दोनों ही साइड, ताकि आप अपने दिमाग के अंदर एक क्लैरिटी रख सको, आपका दिमाग पूरी तरह से खुल जाए। यूनिवर्सल बेसिक इनकम के फ़ायदे, प्रोस प्लस कॉन्स दोनों एग्जैक्टली क्या हैं। पहले हम बात करेंगे फ़ायदों की, प्रोस की। पहली चीज़, इससे वाकई में गरीबी दूर होगी, पॉवर्टी एलिवेशन होगा। कैसे भाई गरीबी दूर होगी? कैसे? क्योंकि लोगों के पास में पैसा आएगा, पैसा आएगा उसको खर्च करेंगे, लोगों का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड जो है इंप्रूव होगा। इससे जो इनकम इनइक्वालिटी है ना, कुछ के पास में पैसा है, कुछ के पास में पैसा नहीं है, वो इनकम इनइक्वालिटी दूर हो जाएगी। कैसे भाई? एक मिनिमम इनकम हर एक व्यक्ति को इतनी मिल रही होगी, सरकार दे रही होगी। इससे क्या होगा? जो इंसान है वो अपना जो खाना है, हेल्थ है, एजुकेशन है, हाउसिंग है, इन चीज़ों को अफोर्ड कर पाएगा, ये चीज़ें चला पाएगा। तो पहला पॉइंट पॉवर्टी एलिवेशन। दूसरा, हेल्थ स्टिमुलस। इससे क्या होगा? कुछ अमाउंट लोगों को मिल रहा होगा, भले वो काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ अमाउंट मिल रहा है। इससे क्या होगा? उनकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों इंप्रूव होगी, क्योंकि दिमाग का जो स्ट्रेस है भाई, कहाँ से कमाएं कहाँ से खाएं, वो स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। एनजाइटी नहीं होगी लोगों को, लोग डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। लोगों को पता है भाई गरीबी आएगी नहीं, यहाँ पे थोड़ा बहुत पैसा मिल रहा है, इतना इक्वली पैसा सबको मिल रहा है, एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी लोगों के पास से बनी हुई है। कुछ नहीं किया तो ये पैसा आएगा ही बेसिक इनकम का, इससे अपना खर्चा गुजारा चलता रहेगा। समझ गए इस बात को? इससे खाना पानी चलता रहेगा, खाना, हेल्थ, एजुकेशन पूरी होती चली जाएगी। दूसरा पॉइंट। तीसरा यहाँ पर सिंप्लीफाइड वेलफेयर सिस्टम, यानी इससे जो पूरा वेलफेयर सिस्टम है आज के समय में, जो अलग अलग मतलब प्रोग्राम चलाए जाते हैं कल्याण के लिए, है ना, वो सारे यहाँ पर जो पूरा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है वो कॉम्प्लेक्स सिस्टम खत्म हो जाएगा। एक ही प्रोग्राम रहेगा, यूनिवर्सल बेसिक इनकम, उसके माध्यम से सभी को बेनिफिट्स मिल रहे होंगे, इक्वली बेनिफिट्स मिल रहे होंगे। फिर उसके बाद में एक और फ़ायदा, इससे क्या होगा? एक इंडिविजुअल फ्रीडम भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। यूनिवर्सल बेसिक इनकम बेसिकली एक इंसान को फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे रहा होगा। अब उसे टेंशन नहीं है पैसा कमाने की, उसको फ्रीडम मिल जाएगी अपने काम को लेकर, एजुकेशन को लेकर, पर्सनल लाइफ को लेकर, कोई दबाव उसके ऊपर होगा नहीं, क्योंकि पता है यहाँ नहीं तो वहाँ पैसा आएगा ही। फिर उसके बाद में इकोनॉमिक स्टिमुलस, यानी कि इससे क्या होगा? इससे डायरेक्टली लोगों के हाथ में पैसा दिया जाएगा। इससे लोगों के पास में पैसा आएगा, पैसा लोग खर्चेंगे, हमारी इकॉनमी ग्रो करती हुई नजर आएगी। लोकल बिजनेस, क्योंकि सभी लोगों के पास में पैसा होगा, इससे क्या होगा? लोग खरीदारी करेंगे, बिजनेस बढ़ेंगे, डिमांड्स जो हैं गुड्स एंड सर्विसेज की वो इंक्रीज़ होंगी, और एक तरफ डिमांड इंक्रीज़ होगी तो दूसरी तरफ यहाँ पर उसका प्रोडक्शन करना होगा, तो रोज़गार बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। ठीक है, ये इकोनॉमिक स्टिमुलस हो गया। यानी इससे कहीं ना कहीं यहाँ पर हमारे देश में बिज़नेस और ये जो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ सकती हैं। तो ये तो हो गया इसके फ़ायदे वाली बात। काफ़ी लोगों को अच्छा लग रहा होगा यूनिवर्सल बेसिक इनकम, यार बढ़िया चीज़ है, कितने सारे फ़ायदे मिल रहे हैं। अब आते हैं इसके कॉन्स के ऊपर में, इसके डिसएडवांटेजेस के ऊपर में कि इसके नुकसान क्या हो सकते हैं।
पहली चीज़, कॉस्ट एंड फिजिकल सस्टेनेबिलिटी। यूनिवर्सल बेसिक इनकम देश को पड़ जाएगा बहुत ज़्यादा भारी, क्योंकि भाई एक अच्छा अमाउंट, कुछ हज़ारों में अमाउंट हर महीने देना होगा, तब लोग सस्टेन कर पाएंगे। और ये बहुत बहुत महंगा पड़ने वाला है। और ये इतना ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा कि सरकार को, ऑब्वियसली जब सरकार पैसा दे रही है इस प्रोग्राम के तहत, तो सरकार के पास में कमाई भी तो होनी चाहिए। और सरकार कहाँ से लेगी? सरकार टैक्स से ज़्यादा वसूलना स्टार्ट करेगी, टैक्स को बढ़ा देगी। सरकार के जो खर्चे हैं अलग अलग प्रोजेक्ट्स के ऊपर में, जो डेवलपमेंट हो रहा है वो डेवलपमेंट होना भी काफ़ी कम हो जाएगा। सरकार के पास में जब और पैसा नहीं बचेगा तो उसको कर्ज लेना पड़ेगा, वहाँ कर्ज के नीचे वो सरकार दबती हुई नज़र आ जाएगी, देश के ऊपर कर्ज चढ़ जाएगा। इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, वो बढ़ती हुई नज़र आएगी। लेबर मार्केट पूरा डिस्टॉर्ट हो जाएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ इतनी बेहतर रहेगी नहीं जितना यहाँ पर सोचा जा रहा है। तो पहली प्रॉब्लम। सेकेंड प्रॉब्लम, परवर्स इंसेंटिव्स। अब देखो यहाँ पर क्या है ना, अब क्या है कि एक जगह तो भाई यहाँ तो पता है भाई हाथ पैर मारने पड़ेंगे तभी पैसा आएगा, उसके बाद जाकर यहाँ पे घर चलेगा। लेकिन अब क्या है भाई, पैसा एक जगह से आना ही है, आपको कोई टेंशन नहीं है कि भाई यहाँ से हमें यूनिवर्सल बेसिक इनकम, सरकार इतना पैसा तो देगी देगी। इससे जो इंसान का काम करने का मोटिवेशन है वो ख़त्म हो जाएगा। काफ़ी लोग पैशनेट होते हैं लेकिन ठीक है, लेकिन कुछ लोगों का जो काम करने का मोटिवेशन वो ख़त्म हो जाएगा। भाई क्या है, क्या ज़रूरत क्या है, पैसा आएगा ही। उसके अलावा जो प्रोडक्टिविटी है वो काफ़ी रिड्यूस हो जाएगी, लोगों की एफिशिएंसी लेवल कम हो जाएगी, लोग इतना दिल लगा के काम नहीं कर रहे होंगे। इससे कहीं ना कहीं जो डिपेंडेंसी है वो बढ़ती हुई नजर आएगी, लोगों में लेजीनेस बढ़ने लगेगा, आलस होने लगेंगे, आलसी होने लगेंगे, है ना। इससे लोग कोई स्किल नहीं सीखना चाहेंगे, एजुकेशन में इतना ज़्यादा प्रॉपर खर्चा नहीं होगा, कोई ट्रेनिंग नहीं लेना चाहेंगे। क्यों? नहीं एजुकेट करना चाहेंगे अपने आप को, ना ही ट्रेनिंग लेना चाहेंगे, ना ही कोई स्किल्स लेना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि पैसा तो आ ही रहा है, तो खर्चा क्या करने की ज़रूरत है, वहीं से काम हो जाएगा सारा। दूसरा यहाँ पे डिसएडवांटेज, और यही चीज़ यहाँ पे हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र ने इसी वाले इशू को उठाया था। फिर बात है इन्फ्लेशनरी प्रेशर की, यानी कि ये सब कुछ रहेगा तो इससे महंगाई तो बढ़ेगी, और महंगाई बढ़ेगी क्योंकि देखो हर एक व्यक्ति को एक फ़िक्स अमाउंट मिल रहा होगा पैसे का, एक फ़िक्स अमाउंट ऑफ जो मनी है वो प्रोवाइड करवा रहा होगा सबको। इससे गुड्स एंड सर्विसेज जो डिमांड है वो बढ़ती हुई नज़र आएंगी, है ना। और इससे यहाँ पर क्या होगा कि मार्केट के अंदर में आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं जो इन्फ्लेशन है वो यहाँ पर इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आएगा, महंगाई बढ़ती हुई नज़र आएगी। उसके अलावा पोटेंशियल फॉर डिपेंडेंसी, यानी कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम कहीं ना कहीं ये जो सरकार का सपोर्ट मिल रहा है ना किसी एक इंडिविजुअल इंसान को, वो इसी के ऊपर निर्भर हो जाएगा हमेशा के लिए। अब उसकी खुद की कोई पर्सनल ग्रोथ हो वो नहीं चाहेगा, खुद कुछ काम करे लाइफ में नहीं चाहेगा। क्यों? मेहनत करना कौन चाहता है, बिना मेहनत करे मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये यूनिवर्सल बेसिक इनकम इंडिया में इतना ज़्यादा संभव क्यों नहीं हो सकती है, पॉसिबल क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कई सारे लोग क्वेश्चन उठाते हैं ना, एक्सपर्ट्स का कहना है यहाँ पर, ये राइटर का एग्जैक्टली कहना है कि ये पॉसिबल भी नहीं है। प्लस पॉसिबल क्यों नहीं है उसके पीछे के कारण, पहला कारण अफोर्डेबिलिटी। भाई बहुत महंगा पड़ जाएगा। इंडिया एक एमर्जिंग नेशन है, डेवलपिंग कंट्री है, धीरे धीरे हम ग्रो कर रहे हैं, हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बड़ी है, दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है, हमारे पास में रिसोर्सेज की कमी है। तो इतनी बेसिक इनकम हर एक इंसान को देना देश के, क्या ये पॉसिबल है? अगर पॉसिबल किया भी तो कुछ ही समय चल पाएगा, क्योंकि हमारे पास में रिसोर्सेज की ऑलरेडी कमी है, हमें बहुत पैसा चाहिए होगा, ये हमें बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाएगा, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे 2016-17 जो इकोनॉमिक सर्वे आया था उसने तो ये बोला था कि साल के हिसाब से इंडियंस को 7,620 रुपये दे दिया जाएगा। ये 2016-17 की बात है, फिर बाद में यहाँ पर ये चीज़ें थोड़ी सी और बढ़ाई जाने लगी। अगर मैं आपको बताऊं कि मतलब कम से कम मिनिमम अमाउंट एक साल में 7,620 रुपये भी अगर यहाँ पर हर एक इंसान को, हर एक इंडियन को दिए गए ना, तो इससे भी यहाँ पर पता है कि खर्चा कितना आया, हमारे जीडीपी का 4.9% तो हमें यहाँ पर खर्च करना पड़ेगा। यानी जितना पैसा हमारी सरकार फूड, फ्यूल, फर्टिलाइज़र, सब्सिडीज़ के ऊपर खर्च कर रही है, उतना पैसा केवल और केवल इस पर्टिकुलर सेक्टर से जा रहा होगा यूनिवर्सल बेसिक इनकम के तहत। उसके अलावा यूनिवर्सल बेसिक इनकम में फंडिंग करने के लिए सरकार को टैक्स बढ़ाने पड़ेंगे, दूसरे स्पेंडिंग कट करनी पड़ेगी, पैसा थोड़ा ज़्यादा बोरो करना पड़ेगा, उधार ज़्यादा लेना पड़ेगा। तो ये अगेन एक प्रॉब्लम है। अब बात आती है पॉलिटिकल फिजिबिलिटी की। देखो इतनी बड़ी स्कीम को, इतना बड़ा डिसीजन को यहाँ पे लागू करना, ये कहीं ना कहीं अपने आप में कॉम्प्लेक्स है। प्लस इंडिया में इतनी सारी सरकारी पार्टीज़ आपको देखने को मिल जाएंगी, इतने सारे ग्रुप्स देखने को मिल जाएंगे, सबके अपने अपने यहाँ पर पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, है ना। ये डिफ़िकल्ट हो सकता है सभी का सपोर्ट मिल पाना।
इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर में। उसके अलावा इम्प्लीमेंटेशन का चैलेंज, अगर आपने एक बार लागू भी कर दिया ना तो आप इसको हमेशा से लागू नहीं कर पाओगे, प्रॉपरली चला नहीं पाओगे। इंडिया में कई सारी प्रॉब्लम्स हैं, खासकर डिलीवरिंग को लेकर, ये पब्लिक सर्विसेज की डिलीवरिंग को लेकर कई सारे चैलेंजेस आपको देखने को मिल पाएंगे, है ना। तो यहाँ पर इसको लागू करके लगातार चला पाना इज़ इम्पॉसिबल। उसके अलावा एक और बताया गया बिहेवियरल इम्पैक्ट्स, यानी कि यूनिवर्सल जो बेसिक इनकम है ना, ये एक इंसान के बिहेवियर को पूरी तरह से चेंज कर सकती है। अब बिहेवियर कैसा चेंज हो सकता है आपको पता ही है, उसका मोटिवेशन ख़त्म हो जाएगा काम करने को लेकर, उसकी एफिशिएंसी लेवल ख़त्म हो जाएगी, उसकी प्रोडक्टिव लेवल ख़त्म हो जाएगा, उसके अंदर आलस आना शुरू हो जाएगा, आगे फ्यूचर का वो कुछ सोचेगा ही नहीं, उसे पता है यार कि यार कुछ नहीं हुआ तो यहाँ से बेसिक इनकम आती रहेगी। ठीक है, समझ लो इस बात को। अब उसके बाद राइटर बोलते हैं कि ऐसा तो पॉसिबल प्रॉपरली हो नहीं सकता, लेकिन इसके अलावा एक ऑल्टरनेटिव लेकर चल सकते हैं हम। ऑल्टरनेटिव यानी इसके बजाय एक कदम दूसरा उठाया जा सकता है। आप यूनिवर्सल बेसिक इनकम की जगह क्वासी यूनिवर्सल बेसिक इनकम चला सकते हो। ये क्वासी मतलब आधा, आधा मतलब कहने का यह है कि आप सबको ये पैसा मत दो, जिनको ज़रूरत है केवल उनको पैसा दो, जो गरीबी से गुजर रहे हैं केवल उनको यहाँ पर अमाउंट प्रोवाइड करवाया जाए, सभी लोग लिए ना हो ये। ठीक है, इससे क्या होगा, एक बहुत बड़ा फ़ायदा मिलने लगेगा यहाँ पर उन लोगों को जो कि कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। और इस यूनिवर्सल बेसिक इनकम में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के ऊपर मेन फोकस किया जाए, यानी जो ये स्कीम है इसके अंदर मेन फोकस ये हो कि जो भी व्यक्ति इस स्कीम का फ़ायदा उठा रहा है उसके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली वो जो अमाउंट है वो पहुँच जाए। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र से ही काम अच्छा बनता है, डायरेक्टली उसके बैंक अकाउंट में भेजा जाए, नहीं तो फिर वो पैसा इधर उधर पहले मंत्री के पास जाएगा, फिर इस सरकार के पास जाएगा, उस सरकार के पास जाएगा, तो पैसा वो लीक होता है, इधर उधर निकलता रहता है, लोग बीच में खा जाते हैं, लोगों तक पहुंचता नहीं है। तो जैसे अभी पीएम किसान स्कीम हो गई, प्रधानमंत्री जनधन योजना हो गया, ये सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। यहाँ सभी जगह पर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के तौर पर जो पैसा है वो दिया जाता है बेनिफिशरीज़ को। फिर उसके बाद में एक और चीज़ यहाँ पे राइटर मेंशन करते हैं, वह सीसीटी यानी कंडीशनल कैश ट्रांसफ़र का भी यूज़ किया जा सकता है। यानी जो ये जो स्कीम है, ये स्कीम आप केवल गरीबों के लिए रखो ठीक है, लेकिन उनके लिए भी कंडीशन के बेसिस पर रखो। कुछ कंडीशंस रख दी जाएंगी कि भाई वो जो पैसा आएगा उससे अपने बच्चों को स्कूल ज़रूरी है भेजना, उनकी इम्यूनिटी के ऊपर, उनके हेल्थ के ऊपर ध्यान रखना ज़रूरी है, हेल्थ चेकअप्स को अटेंड करवाना ज़रूरी है। इससे क्या होगा, इंसान की हेल्थ भी बढ़ेगी, गरीबी से ही बाहर आएगा, एजुकेशन भी मिल रही होगी, है ना। तो ये कर सकते हैं। उसके अलावा दूसरे इनकम सपोर्ट स्कीम्स भी चला सकते हैं, यानी ये अदर इनकम सपोर्ट स्कीम्स वो स्कीम्स होती हैं जो कि यहाँ पर थोड़ा सपोर्ट प्रोवाइड करवाती हैं एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक ग्रुप को, जैसे फार्मर, हमारे किसान हो गए, महिलाएं हो गई, या फिर बूढ़े लोग हो गए, डिसेबल्ड लोग हो गए, इनकी स्पेशली हेल्प की जा सकती है यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्कीम से। उसके अलावा आपने स्कीम ऐसी चलानी होगी जिसके बदले में आप एक इंसान से कुछ ले रहे हो। फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, आपको पता होगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। इसमें क्या है, हम लोग लोगों को काम दे रहे हैं, सरकारी स्कीम है, लोगों को मजदूरी दी जा रही है, उसके बदले में यहाँ पर उनको उनकी जो काम है, उनकी जो मजदूरी है वो दी जाती है। कैसे, जब वो काम कर रहे होते हैं। तो ऐसे थोड़ा सा यहाँ पर टास्क ऐड करना होगा, कंडीशंस रखनी होंगी कि भाई ये कंडीशंस हैं यहाँ पर, इस चीज़ को फुलफ़िल करोगे तभी आपको ये पैसा देगा। ऐसे ही फालतू में यहाँ पर पैसे दे देना, इससे एक इंसान की जो ज़ील होती है आगे कुछ करने की वो ख़त्म हो जानी है। फिर उसके बाद में यहाँ पर एक और पॉइंट है स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग का। राइटर बोलते हैं एक काम और किया जा सकता है, जो लोगों की स्किल्स हैं उसके ऊपर काम करो, वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करवाओ, है ना। यानी कि जिसमें लोगों की दिलचस्पी है, जिसमें दिख रहा है कि यहाँ लोगों का हुनर है, उसकी जो स्किल्स है लोगों को दी जा सके, स्किल बढ़ाई जा सके। इसके लिए यहाँ पर सरकार जो है सूटेबल जॉब्स लेकर आ सके, एक अच्छा इनकम यहाँ पे लोगों को मिल सके, तो इसके ऊपर भी मेन फोकस करना होगा, क्योंकि आजकल के समय पर स्किल्स थोड़े ज़्यादा मैटर करते हैं। आपके पास में भले एक्सपीरियंस हो ना हो, लेकिन आप कंपनी को कितना आगे लेकर जा सकते हो, आपके पास में वो स्किल्स हैं, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे हायर किए जा सकते हो। उसके अलावा यूनिवर्सल बेसिक सर्विसेज के ऊपर मेन फोकस करना होगा, यानी कि आप बेसिक इनकम की बजाय क्या कर सकते हो, राइटर बोलते हैं एक कदम ये भी है, आप सर्विसेज के ऊपर फोकस करो। आप जो पैसा बेसिक इनकम पे खर्च करना चाहते हो भूल जाओ, वही पैसा आप एजुकेशन पे लगाओ, लोगों की हेल्थ केयर पर लगाओ, हमारे देश के हेल्थ केयर मजबूत करो। देखा था कोविड-19 में हेल्थ केयर को लेकर क्या हाल हो गया था। एटलीस्ट लोगों को साफ़ पानी प्रोवाइड करवा सकते हैं, साफ़ सफाई प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो ये कुछ सर्विसेज यहाँ पर अगर दी जा सकें तो ये यूनिवर्सल बेसिक इनकम से थोड़ी ज़्यादा बेहतर होंगी।
ठीक है, ये समझ में आ गया। उसके अलावा एक पॉइंट और है कि और क्या कर सकते हैं, हमें थोड़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी होंगी, लोगों को थोड़ा कैपेबल बनाना होगा कि लोग हमारी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करें, हमारे देश के प्रति यहाँ पर काम करना स्टार्ट करें। उसके लिए इंक्लूसिव डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करना ज़रूरी है, गरीबी को कम करना ज़रूरी है, जो डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव, उसको कम करना ज़रूरी है, एजुकेशन लोगों को प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है वो देना ज़रूरी है, हेल्थ लोगों की अच्छी नहीं है उनके ऊपर काम करना ज़रूरी है। ये सभी चीज़ों के ऊपर यहाँ पे फोकस करना होगा। कोई एक स्पेशल केवल पैसा प्रोवाइड करवा देना और सारी स्कीम्स ख़त्म कर देना, ऐसा नहीं चलने वाला फिर, ठीक है। तो ये कुछ ऑल्टरनेटिव्स हैं जो कि हम लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ऐसा राइटर ने बोला है। नाउ ये तो हो गया हमारा आज का पूरा एडिटोरियल का डिस्कशन। आज का मेंस का क्वेश्चन क्या बोलता है वो फटाफट देखते हैं। मेंस का क्वेश्चन इसी आर्टिकल के ऊपर बेस्ड है, आप एक अच्छा सा आंसर लिख सकते हो। क्वेश्चन बोलता है एग्जामिन द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ यूनिवर्सल बेसिक इनकम एंड प्रोवाइड योर ओपिनियन ऑन इट्स फीजिबिलिटी एंड इफेक्टिवनेस इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। यानी कि आपने यहाँ पर बताना है कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम के जो मेरिट्स हैं, जो फ़ायदे हैं, जो इसके गुण हैं, प्लस डिमेरिट्स जो इसके डिसएडवांटेजेस है, जो इसके दोष हैं, वो क्या हैं, प्लस अपना आपने ओपिनियन देना है किस चीज़ के लेकर कि ये यूनिवर्सल बेसिक इनकम संभव हो सकता है, इफ़ेक्टिव हो सकता है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में या नहीं, अपना ओपिनियन देना है। अगर आप सहमत हो कि हाँ इसको हम कर सकते हैं, संभव, ये पॉसिबल है, तो आप अपना ओपिनियन हाँ में लिखना। और अगर नहीं हो इसके ओपिनियन में कि आपका ओपिनियन नो है कि नहीं इसको हम लोग पॉसिबल नहीं बना सकते हैं, तो अपना ओपिनियन नो में लिखना, ठीक है। हिंदी में एक बार रीड कर देता हूँ ताकि हिंदी माध्यम वाले जो एस्पिरेंट्स हैं वो उसको और अच्छे से समझ पाएँ। यूनिवर्सल बेसिक इनकम के गुणों और दोषों की जांच करें और भारतीय संदर्भ में इसकी व्यवहार्यता और प्रभावशीलता पर अपनी राय दें। 250 शब्दों में आंसर लिखना। लिखने के बाद में कहाँ पर सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। फुल फॉर्म लिखोगे मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा जहाँ पर 60,000 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। वहाँ पे कुछ मैसेजेस पड़े होंगे, उस मैसेजेस के नीचे यहाँ पर लिखा होगा कमेंट, उस पर जैसे आप क्लिक करोगे, उस कमेंट पे जैसे क्लिक करोगे ना, आप उस वाले मेंस वाले ग्रुप में एंटर कर जाओगे। वहाँ पे आप अपने आंसर्स को लिखकर सबमिट कर सकते हो। आंसर्स को लिखकर जब सबमिट करोगे तो एक काम और करना है, एटलीस्ट दोस्तों सभी लोगों को 2-2 आंसर्स रिव्यू करना है। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करोगे तो बहुत सारे फ़ायदे होंगे आपको भी और सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकते हो कि यहाँ पर इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से कोऑपरेटिव वे में वो पूरा का पूरा जो ग्रुप है वो रन कर रहा है। चलो आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट एडिटोरियल पर। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल हमारा डाउन टू अर्थ मैगजीन का है और यहाँ पर सीमा प्रसाद जी ने यहाँ पर इस एडिटोरियल को लिखा है। ये बात करते हैं किस चीज़ के बारे में, इथेनॉल के बारे में और साथ साथ में ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में। तो जो प्राइवेट सेक्टर है वो एग्रेसिवली यहाँ पे प्रोडक्शन कर सकता है हमारा ग्रीन हाइड्रोजन का, और प्रोडक्शन हो रहा है ग्रीन हाइड्रोजन का, लेकिन हम इस टॉपिक को आगे भी बढ़ा सकते हैं अलग अलग इवेंट के अंदर में। पता है इस आर्टिकल में मेन फोकस इथेनॉल E20 के ऊपर किया गया है। आपने इथेनॉल 10 का बारे में सुना होगा, लेकिन E20 क्या है, इथेनॉल 20% वो क्या है वो मैं आपको आज समझाता हूँ। इथेनॉल 20 भी समझेंगे, ग्रीन हाइड्रोजन भी समझेंगे, दोनों को कंबाइन करके एक यूनिक सा आर्टिकल हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये भी एक अच्छा आर्टिकल है, एक ऐसा टॉपिक जिसको लेकर यूपीएससी अक्सर क्वेश्चन पूछता है। अब की बार 2023 में ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर 3 सवाल पूछे गए थे प्रीलिम्स के अंदर में, पता होगा, ठीक है। तो इस वजह से आज डिस्कशन थोड़ा मतलब आज के जो हमारे द हिंदू का एडिटोरियल वो खास नहीं थे, मैंने पढ़े तो मतलब कुछ ऐसा इंपॉर्टेंस नहीं है उसमें एग्जामिनेशन के लिए, बट जब मैंने ये पढ़े तो यहाँ पे थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो इस वजह से काम का जो है वही पढ़ें, ऑब्वियस सी बात है। तो मैं वही कोशिश है कि आपको मैं केवल काम की चीज़ों इस आर्टिकल में, इस पर्टिकुलर वीडियो में दे सकूँ, और जो फालतू की चीज़ें उनको मैं हटा सकूँ, ठीक है। चलो फिर समझते हैं। बात की जा रही है E20 फ्यूल और ग्रीन हाइड्रोजन के एडॉप्शन की। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है, कॉन्टेक्स्ट है कि हाल ही में एक अनाउंसमेंट किया गया हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के थ्रू, और उन्होंने यहाँ पर उस अनाउंसमेंट में ये बोला है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी पेट्रोल को 20% इथेनॉल के साथ में ब्लेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको हम E20 के नाम से जानेंगे। और इस प्रकार का पेट्रोल जल्द ही हमारी मार्केट में, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ में अवेलेबल हो जाएगा। 1000 आउटलेट्स में पहले हम प्रोवाइड करवाएंगे E20 वाला फ्यूल। मैं आपको इस आर्टिकल की गहराई में जाने से पहले एक पहले चीज़ और बताऊँगा। इथेनॉल जो होता है ना, ये हमारा मेन मकसद है इथेनॉल को बनाने का। इथेनॉल कैसे बनता है, शुगर केन, गन्ने से। उसके बाद मेज़ मतलब जो मक्का होता है उससे भी यहाँ पर इथेनॉल बनाया जाता है। इसके अंदर में कुछ प्रोसेसिंग की जाएगी, उसके बाद इथेनॉल बनेगा।
और जो इथेनॉल बनेगा इसको हम क्या कर सकते हैं, पेट्रोल में मिला सकते हैं, ब्लेंड कर सकते हैं। और पेट्रोल में जब मिला देंगे तो क्या ज़्यादा मिला सकते हैं, नहीं, थोड़ा थोड़ा मिला सकते हैं। अभी तक हम 10% तक मिला पाए हैं, ठीक है। तो पेट्रोल में अभी जो पेट्रोल यूज़ हो रहा है उसमें 10% इथेनॉल यहाँ पे यूज़ किया जाता है। हमारा टारगेट है कि हम पेट्रोल में 20% इथेनॉल को मिलाएं। इससे क्या होगा, अब इससे ये होगा कि 20% इथेनॉल आ रहा होगा, और पहले हम 100% तेल खरीद रहे थे, अब 80% तेल खरीदेंगे। यानी कि जो बाहर विदेशों के ऊपर हमारी निर्भरता है कच्चे तेल को खरीदने की, जिससे पेट्रोल और डीजल बना रहे हैं, वो निर्भरता ख़त्म हो जाएगी धीरे धीरे करके। टारगेट हमारा यह है कि हम इसको 20 से 25 बनाएं और 25 से 30% तक हम इस इथेनॉल को पहुंचा दें। इससे क्या होगा, तेल हमें थोड़ा कम खरीदना पड़ेगा। समझ गए इस बात को। तो इसी चीज़ की बात की जा रही है कि अभी हम लोग 10% तक इथेनॉल मिला चुके हैं पेट्रोल में। अभी फोकस किया जा रहा है कि 20% इथेनॉल हम लोग मिलाना है। 20% इथेनॉल मिलाएंगे एक पेट्रोल के अंदर में, जिसकी वजह से उस फ्यूल का नाम होगा E20 फ्यूल। जल्दी यहाँ पर इस प्रकार का फ्यूल भी यहाँ पर कुछ जगह पे अवेलेबल करवाया जाने वाला है, ठीक है। उसके अलावा दूसरा जो हमारा टारगेट है कि साल 2030 तक जो नेशनल हाइड्रोजन मिशन का मेन मकसद है वो यह है कि 5 मिलियन मेट्रिक टन के आसपास जो ग्रीन हाइड्रोजन है हम उसको प्रोड्यूस कर सकें, ग्रीन हाइड्रोजन बना सकें। अगेन ग्रीन हाइड्रोजन का भी हम लोग एज ए एनर्जी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन पहले अपन समझ रहे हैं इथेनॉल ब्लेंडिंग या फिर E20 फ्यूल ये क्या है। इथेनॉल बेसिकली एक एग्रीकल्चरल बाय प्रोडक्ट है। इथेनॉल कैसे बनता है, देखो जो शुगर केन जो गन्ना होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं। प्रोसेसिंग करने के बाद में या कोई चावल की भूसी हो गई या मेज़ यानी कि जो मक्का हो गया उसका यूज़ किया जाता है। उसके प्रोसेसिंग के बाद में इथेनॉल को प्रोड्यूस किया जाता है, इथेनॉल को बनाया जाता है। फिर इथेनॉल को पेट्रोल में मिलाया जाता है। अब इथेनॉल को पेट्रोल में मिला देंगे तो पेट्रोल हमें थोड़ा कम ज़रूरत होगा। पहले हम लोग खरीद रहे थे 100% पेट्रोल, अभी 90% खरीद रहे हैं। आगे इथेनॉल ज़्यादा मिलाना स्टार्ट कर देंगे तो 80% खरीदेंगे। समझिएगा इस बात को। तो इससे क्या होगा, पेट्रोल की खपत थोड़ी सी कम होगी, हम फॉसिल फ्यूल को थोड़ा कम जलाएंगे। इसी को इथेनॉल ब्लेंडिंग बोलते हैं। जब पेट्रोल में इथेनॉल मिला दिया जाए उसी को इथेनॉल ब्लेंडिंग बोला जाता है। और 20% मिला देंगे तो वो E20 फ्यूल कहलाएगा, जिसमें से 20% इथेनॉल होगा पेट्रोल में और 80% पेट्रोल होगा, ठीक है। और इस E20 वाले फ्यूल को हमारे प्रधानमंत्री ने साल 2023 यानी इसी साल फरवरी में बेंगलुरु में लॉन्च किया था, ठीक है। जिसके अंदर जो मेन मकसद है हमारा, स्टार्टिंग में हमने 15 शहर के अंदर ये चलाना है और देखेंगे किस प्रकार से यहाँ पर ये 20% इथेनॉल वाला जो पेट्रोल है वो कैसे काम करता है। इंडिया ने लगातार इथेनॉल का जो ब्लेंडिंग है वो बढ़ा दी है। साल 2013-14 में हम लोग अपने पेट्रोल में केवल 1.53% इथेनॉल मिलाकर चला रहे थे, लेकिन 2022 में मैंने जैसे बोला है 10% इथेनॉल हमने मिला दिया है। अब टारगेट है हमारा 2025 तक का, 2025 तक का टारगेट कि हम 20% इथेनॉल भी मिला दें, यानी इस 10% को 20% कर दें तो 20% इथेनॉल होगा, 80% पेट्रोल होगा, पेट्रोल की खपत कम होगी, ठीक है। और इस वजह से अब की बार जो G20 की प्रेसिडेंसीशिप है जो इंडिया के हाथ में है इस समय पर, उसके बेसिस पर इंडिया जो है इस मुद्दे को उठाने वाला है। इंडिया ने ना एक ग्लोबल बायोफ्यूल संगठन बनाने के ऊपर भी यहाँ पर एक जो अपना प्रस्ताव है वो रखा है, जहाँ पे हम चाहते हैं कि ब्राज़ील के साथ में मिलकर हम लोग बायोफ्यूल्स को इंटरनेशनली बनाएं। सवाल यहाँ पर यह है कि सर ये इथेनॉल जो E20 है इसका फ़ायदा क्या होगा, एडवांटेजेस क्या होंगे। बहुत सारे फ़ायदे होंगे। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर ये हमारा जो नॉर्मल व्हीकल होता है ना, नॉर्मल जो गाड़ी होती है उसमें आप एक गाड़ी में प्योर पेट्रोल डाल दो, दूसरे में इथेनॉल वाला जो मिला हुआ पेट्रोल है वो डाल दो। जिसमें प्योर पेट्रोल है वो ज़्यादा पोल्यूशन पैदा करेगा, जिसमें इथेनॉल मिला हुआ है वो कम पोल्यूशन पैदा करेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पेट्रोल कम है, पेट्रोल कम जल रहा है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर इथेनॉल मिलाने से इंजन की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी बढ़िया हो जाती है। आपको बार बार मेंटेनेंस की कॉस्ट नहीं देनी पड़ती है, बार बार आपको मेंटेन करने की ज़रूरत यहाँ पे पड़ेगी नहीं। तीसरा जो सबसे बड़ा फ़ायदा होगा, इससे हम जो बाहर से विदेशों से कच्चा तेल खरीदते हैं वो कम खरीद पाएंगे। और एस्टिमेशन, एक अंदाज़ा ये बताया जा रहा है कि अगर हम 5% इथेनॉल मिला दें तो इससे लगभग 1.8 मिलियन जो बैरल्स क्रूड ऑयल होता है इसको रिप्लेस किया जा सकता है। तो आप इमेजिन करो कितना बड़ा नंबर है। 5% ब्लेंडिंग से, केवल 5% ब्लेंड करते हैं तो इससे 1.8 मिलियन बैरल हमें खरीदने की ज़रूरत नहीं है। इतना तेल हमें खरीदने की आवश्यकता ही नहीं है। और इंडिया जबकि यहाँ पर बहुत सारा पेट्रोल खरीद रहा है, 2020-21 में आप देखोगे तो हमने 551 यानी 551 बिलियन US डॉलर का पेट्रोल परचेज़ किया था। लेकिन अगर ये E20 प्रोग्राम लागू हो जाए
और 20% हम इसमें पेट्रोल में इथेनॉल मिला दें, तो इससे पता है हम हर साल 30 करोड़ रुपए बचा पाएंगे। $4 बिलियन हर साल यहाँ पे हमारा देश सेव कर पाएगा। 30 करोड़ कोई ज़्यादा कम अमाउंट नहीं है। 30 करोड़ नहीं, 30,000 करोड़, 34 30,000 करोड़ बचा पाएंगे, 30,000 करोड़। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपने ध्यान में रखना है कि E20 प्रोग्राम से 30,000 करोड़ रुपए हर साल यहाँ पे बच सकते हैं, 30,000 करोड़। अब बात है यहाँ पर चैलेंजेस की। ये तो अपने एडवांटेजेस पढ़ लिए, फ़ायदे पढ़ लिए। अब फ़ायदे, इसके चैलेंजेस, इसमें चुनौतियाँ क्या क्या हैं वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहली जो चुनौती आने वाली है वो है शुगर केन का प्रोडक्शन। हमें थोड़ा ज़्यादा गन्ने की आवश्यकता पड़ेगी, गन्ने के ऊपर ज़्यादा जोर देना पड़ेगा, इसका ज़्यादा प्रोडक्शन करना होगा, क्योंकि 20% ब्लेंड रेट में ऑब्वियस सी बात है शुगर केन ज़्यादा चाहिए, गन्ना ज़्यादा चाहिए। तो इससे क्या होगा, इससे कहीं ना कहीं गन्ने के ऊपर मेन फोकस हो रहा होगा, दूसरे फसलों के ऊपर कोई इतना फोकस हो नहीं रहा होगा। ये पहला चैलेंज। दूसरा चैलेंज यहाँ पे जो एनुअल कैपेसिटी है, हर साल यहाँ पे जो हमारे बायो रिफाइनरीज़ की ज़रूरत पड़ती है ना, वो काफ़ी ज़्यादा होती है। हमारे पास में स्टोरेज का कोई ज़्यादा कह सकते हो कि फैसिलिटी नहीं है ना। स्टोरेज एक बहुत बड़ी चिंता वाली बात होने वाली है कि भाई हम स्टोर कहाँ पे करके रखेंगे इसे। तो ये भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा चैलेंज है ना। अब बात आती है ग्रीन हाइड्रोजन की। तो ग्रीन हाइड्रोजन तो आप पढ़ ही चुके हो पहले क्या होता है, इसमें कोई ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, बट इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताने की बिल्कुल ज़रूरत है। राइटर ने ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर मेन फोकस किया है। देखो, ग्रीन हाइड्रोजन एक ऐसा हाइड्रोजन है जो कि पानी के अंदर में इलेक्ट्रोलिसिस करके प्रोड्यूस किया जाता है। वाटर में इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से वाटर में हम लोग ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अलग कर देते हैं, और फिर उसी हाइड्रोजन का हम यूज़ करते हैं किस चीज़ के अंदर में, अपने एनर्जी के सोर्स के अंदर में। ठीक है, तो ग्रीन हाइड्रोजन क्यों कहलाता है ये, क्योंकि देखो पानी के अंदर में, क्योंकि हमें क्या करना है, पानी में इलेक्ट्रोलिसिस करवाना है। और पानी में इलेक्ट्रोलिसिस कैसे होगा, इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से बिजली का यूज़ करना होगा। और अगर वो बिजली पीछे कोयले को जलाकर पैदा करी जा रही होगी तो क्या ग्रीन हाइड्रोजन कहलाएगा? नहीं भाई, एक जगह तो पोल्यूशन हो ही रहा है ना। लेकिन अगर वो बिजली रिन्यूएबल एनर्जी होगी, यानी कि सूर्य की किरणों से प्रोड्यूस हो रही होगी, या विंड एनर्जी होगी, हवा से प्रोड्यूस कर रहे होंगे, तो उससे कोई पोल्यूशन नहीं हो रहा है। और वो वाली इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके पानी में हम लोग क्या करेंगे, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अलग करेंगे और इस हाइड्रोजन को निकालेंगे, तब वो ग्रीन हाइड्रोजन कहलाएगा। कि ना ही पोल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी के सोर्स में होना चाहिए, ना ही यहाँ पर होना चाहिए, तब वो ग्रीन हाइड्रोजन कहलाएगा। ठीक है, तो इंडिया का टारगेट है कि 2025-26 तक हम हर साल 5 मिलियन मैट्रिक टन के आसपास जो ग्रीन हाइड्रोजन है उसको प्रोड्यूस कर सकें। जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है वो भी धीरे धीरे यहाँ पर इसके अंदर में उतर चुका है, और काफ़ी सारे जो प्रोडक्शन के तौर पर आगे बढ़ने की कोशिश है वो की जा रही है। सवाल है ग्रीन हाइड्रोजन का कहाँ पे यूज़ किया जा सकता है। देखो, ग्रीन हाइड्रोजन को हम एक एनर्जी कैरियर की तरह यूज़ कर सकते हैं, उसको आगे फ्यूचर में यूज़ करने के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। पावर जनरेशन सेक्टर्स में यूज़ किया जा सकता है, हीटिंग में यूज़ किया जा सकता है, जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं उनको रिप्लेस करने में यूज़ किया जा सकता है, इससे पोल्यूशन कम से कम होगा। एग्रीकल्चर सेक्टर में हम यहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन का यूज़ कर सकते हैं। अब बात है चैलेंजेस की कि इसमें चुनौतियाँ क्या क्या हैं। पहली चुनौती है कॉस्ट। ग्रीन हाइड्रोजन को बनाने के लिए जो पीछे इसकी कॉस्ट लगती है, जो पैसा लगता है, वो काफ़ी ज़्यादा है। एक्सपेंसिव मेथड है ये। ठीक है, एक्सपेंसिव मेथड है। दूसरा यहाँ पर स्केल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ग्रीन हाइड्रोजन का जो मतलब इसको बनाने के लिए जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, प्रोडक्शन, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके लिए हमें अलग से काम करना पड़ेगा। तीसरा जो चैलेंज पड़ेगा रिसोर्सेज के ऊपर में। क्यों, ग्रीन हाइड्रोजन ऐसे ही बन जाएगा क्या? नहीं, पानी लग रहा है ना, बिल्कुल। तो बोला जा रहा है कि 9 किलोग्राम पानी, जो 9 किलोग्राम पानी होगा ना, उससे केवल 1 किलोग्राम हाइड्रोजन बनेगा। तो 1 kg ऑफ हाइड्रोजन को बनाने के लिए कम से कम 9 kg हमें वाटर चाहिए होगा। उसके साथ साथ कई सारी और भी चीज़ें चाहिए होंगी, जिसके बाद जाकर यहाँ पे जो ये ग्रीन हाइड्रोजन है इसको प्रोड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, समझ गए। और उसके बाद भी यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस होता है, जिस इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, पानी को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में बांटते हैं। तो जो ये इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस है ना, इसमें आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट की जो इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली है, वो चाहिए होती है पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बांटने के लिए। लेकिन हम यहाँ पे कौन सी एनर्जी का यूज़ कर रहे होंगे? रिन्यूएबल एनर्जी का। रिन्यूएबल एनर्जी जो बेसिकली हमारी सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी होगी, अगर उसका यूज़ कर रहे होंगे तो वो ज़्यादा एफिशिएंट एनर्जी नहीं होती है, वो ज़्यादा क्वालिटी वाली एनर्जी आपको देखने को मिलती नहीं है, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। ठीक है,
तो ये इसके चैलेंजेस हो गए। तो मैंने आज आपको E20 फ्यूल पढ़ाया, E20 फ्यूल के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, उसके बाद हमने पढ़ा ग्रीन हाइड्रोजन, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, यूनिवर्सल बेसिक इनकम, उसके अलावा काफ़ी सारे आर्टिकल आज हमने कवर किए हैं, डेंगू, टीबी, उसके बाद एक प्राइस कवर किया था, फिर ओडिशा का हमने नेचुरल आग को कवर किया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अपने प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का प्रीलिम्स का क्वेश्चन क्या था कि इंडिया अंदर एक टर्म है पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, डिजिटल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर हम इसको यूज़ करते हैं। नाउ दोस्तों, इसी के साथ में करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।